हेलो स्टूडेंट, स्टडी बाय वेदिका चैनल की नई वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको क्लास 10th के विद्युत चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगा। तो विद्युत चैप्टर में आपको पहला डिफिनेशन क्या बताऊंगा, विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत किसे कहते हैं? तो विद्युत कहते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु के आवेश का अध्ययन किया जाए, उसे हम विद्युत कहते हैं। या कोई लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के विज्ञान की वह शाखा, लिखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु के आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। आगे दूसरी डिफिनेशन पर, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में घर्षण करने से जिसके कारण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। फिर से डिफिनेशन सुनिए, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करने से जो या जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब आते हैं दूसरी डिफिनेशन पर, विद्युत धारा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, तो मुख्यतः विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी विद्युत आवेश के प्रकार। प्रकार ये डाल देते प्रकार, डिफिनेशन लिखा है वो विद्युत आवेश के प्रकार होगा, ठीक। तो विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस धनात्मक और दूसरा क्या, ऋणात्मक। इसी पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर आते हैं कि धनात्मक यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक, और धनात्मक प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, पावर कितनी होती है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है। जैसे क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, क्या इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो क्या होता है -1/10 होता है इलेक्ट्रॉन पर। और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम, यानी दोनों का सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होते हैं और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। ये हम आवेश के प्रकार समझ गए। अब आते हैं किस पर, विद्युत धारा। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, किसी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। किसी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, I = Q/T, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत धारा I हो जाएगा, जहां विद्युत धारा I आवेश Q समय T, यानी ये चीज हमें इसमें दिया गया है। तो फिर से डिफिनेशन सुनिए, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। तो वहां क्या विद्युत धारा हो गया। अब आते हैं क्या, विद्युत प्रतिरोध, यानी हमें विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध विद्युत के मार्ग में, यानी धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो डिफिनेशन आप ध्यानपूर्वक सुनिए।
धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये भी सॉल्व हो गया। इसमें क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध सॉल्व हो गया। अब आते हैं विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव पर। अगली डिफिनेशन क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव एकांक विद्युत विभव किसे कहते हैं, डिफिनेशन ऑफ विद्युत विभव। तो विद्युत विभव हम क्या करेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। फिर से डिफिनेशन सुनिए, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। दूसरी डिफिनेशन सुनिए, एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब आते हैं विद्युत विभवांतर पर। विद्युत विभवांतर पे आते हैं। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ विद्युत विभवांतर? विद्युत विभवांतर की मैं डिफिनेशन बताऊंगा। तो क्या, एकांक आवेश को किसी एक निश्चित बिंदु से, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ओम आया ना, अब ओम का नियम पढ़ लेते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम की डिफिनेशन है, किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न किया जाए तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध, किसी वस्तु के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें उत्पन्न धारा विभवांतर के अनुमानुपाती होती है। इसे डिफिनेशन सुनिए, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुमानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर V धारा I के अनुमानुपाती होता है। फिर से सुनिए, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसमें उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसके धारा के अनुमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक पदार्थ के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुमानुपाती होता है। उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुमानुपाती होता है। यही होगा क्या, यही होगा। तो B बराबर हम लिख सकते हैं, अनुमानुपाती जब चिन्ह हटाएंगे, B बराबर हम लिख सकते हैं IR। B बराबर IR, यही क्या होगा, ओम के नियम का फार्मूला होगा। तो आते हैं इसी के टाइप से हम आते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन आज हम आपको, यानी इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि हम पूरा इसे सॉल्व करते रहें। तो इसके साथ से हमें कुछ फार्मूला, हमें कुछ एक
न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं इसी फार्मूले से। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें दिया जाए कि किसी यानी 4 ओम प्रतिरोध तथा 3 ओम विभवांतर जिसे सॉल्व कर देते हैं। यानी हमारी ये क्या है, आई धारा है, आई क्या है, धारा है बताए हैं, और आर प्रतिरोध रोध और वी विभवांतर, वी क्या है, विभवांतर। आई धारा, आर प्रतिरोध, वी विभवांतर। इसके सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आते हैं क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या, श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम। दूसरा क्या, समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, और श्रेणीक्रम, दोनों आज सॉल्व करते ही चलेंगे। तो हम लिखना क्या होता है, पहले हम वो बताते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्या, इस प्रकार के संयोजन में, आप ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, इसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल से और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को सेल से मुख्यतः जोड़ देते हैं। फिर से एक बार, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसमें पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को सेल से दूसरे, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को मुख्यतः सेल से जोड़ देते हैं। देखते हैं इसमें क्या है कि इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को, ये पहला प्रतिरोध है, पहले सिरे को हम सेल से जोड़ेंगे। पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को सेल से, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए। अब दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल से। फिर आते हैं प्रतिरोध R1, R2, R3। विभवांतर इसका क्या होगा, कुल विभवांतर धारा आई। तो लिख सकते हैं सब में I1, I2, I3 होता है, सेम धारा प्रोवाइड करिए। तो हम लिख सकते हैं कुल विभवांतर हमारा क्या है, V है, कुल विभवांतर हम V लिख दिए। तो हमें पता है ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम यहाँ लिखते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो हम लिख सकते हैं V1 बराबर IR, यानी हमारा धारा जो है सेम प्रोवाइड करेगी, धारा सेम है, विभवांतर V है, कुल विभवांतर V है। तो कुल विभवांतर V है, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3। तो V1, V2, V3। तो पहले के लिए V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2,
B3 इक्वल टू IR3, पहले B1 इक्वल टू IR1 और B2 इक्वल टू IR2, B3 इक्वल टू IR3। तो देखते हैं हमारा क्या है कि कहते रहा है कि कुल विभवांतर क्या है, V है। कुल विभवांतर जो है B है, कुल विभवांतर B है। कुल विभवांतर V है, तो हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3 हो जाएगा। हमें पता है कि V बराबर IR होता है, तो IR रख दिए, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो IR इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसे रिवाइज हो जाएगा। इस प्रकार के संयोजन में मुख्यतः प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसमें पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को सेल से, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल से जोड़ देते हैं। इसमें धारा प्रवाहित धारा I, कुल विभवांतर V, प्रतिरोध R1 R2 R3 है। यही इतना लिखना है। लिखने के बाद क्या करेंगे, ओम का नियम पता होना चाहिए। ओम का नियम कहता है क्या, V बराबर IR, तो हम लिख सकते हैं V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। हमें पता है, हमें यहाँ पता है कुल विभवांतर जो है V है, तो हम लिख सकते हैं कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जोड़ देंगे पूरा, तो वैल्यू जोड़ देते हैं। V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। अब हमें पता है कि V बराबर IR, तो हम V की जगह पे IR लिख सकते हैं, तो यहाँ हम V की जगह पे क्या रख दें, IR रख दें, इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हम I दूसरे में दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद दोनों तरफ I है, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही क्या है, सामान्य श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। तो श्रेणी क्रम संयोजन फार्मूला में अब आते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इस प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः समांतर क्रम में किया जाता है। इसमें तीनों प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं और इन दोनों बिंदुओं को मुख्यतः सेल से जोड़ देते हैं। देखते हैं, पहले हम तीन प्रतिरोध बना लेते हैं।
लिखना क्या है, R1 R2 R3 है, धारा I1 I2 I3 है। यहाँ धारा I1 I2 I3 है, लेकिन इसमें क्या क्या दिया गया है, कुल धारा I है, कुल धारा I है। इसमें जो तुम्हारी धारा है I है, तो विभवांतर V, विभवांतर क्या है V, तो हम लिख सकते हैं ओम के नियम से। हमें पता होना चाहिए ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, ओम का नियम, हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू V अपॉन R, ये भी लिखा जा सकता है ओम के नियम से। तो हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू B अपॉन R2, I3 इक्वल टू B अपॉन R3। तो कुल धारा क्या है, I है। कुल धारा क्या है, कुल धारा I है, तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो I बराबर हम पता है B अपॉन R1, B अपॉन R1, सॉरी B अपॉन R3, I बराबर B अपॉन R1 दी। तो I वैल्यू क्या है, B अपॉन I1 वैल्यू B अपॉन R1 प्लस I2 वैल्यू B अपॉन R2 प्लस I3 वैल्यू B अपॉन R3। देखिए तो इसमें सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ B अपॉन R दिखाई देता है। इसमें हम सब में से D कॉमन लेंगे, D कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये 20 D कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये वैल्यूज मानेंगे, ये एकदम सही है। तो इसका मतलब सही होगा फार्मूला। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार के संयोजन में मुख्यतः श्रेणी क्रम को इस प्रकार के संयोजन में मुख्यतः समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, या इस प्रकार के संयोजन को मुख्यतः श्रेणी क्रम में, इस प्रकार के संयोजन को मुख्यतः समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसमें प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं तथा दोनों बिंदुओं को मुख्यतः प्रतिरोध यानी सेल से जोड़ देते हैं। अब इसमें कुल प्रवाहित धारा I है, विभवांतर V है और प्रतिरोध R1 R2 R3, ये लिखना लीजिए। क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम ये भी कहता है I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। तो I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3 इक्वल टू, हमें पता है कि कुल धारा क्या है, I है, कुल धारा I है। तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। I बराबर हमें पता है V अपॉन R रख दिए, और I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। ये तीनों वैल्यूज हमें पता लग गई। अब क्या करेंगे, यहाँ रखा है उसे। अब देखिए यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, V कॉमन ले लीजिए, तो V हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन R1 सॉरी 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही क्या हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। आज न्यूमेरिकल हम खत्म करके जाएंगे। इस चैप्टर का मेरा आज समझेंगे और लगाएंगे। तो आते हैं, जैसे हमें एक चीज दे दिया जाए, एक पूछे कि 5 कूलम आवेश दे दिया जाए, पूछ रहे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यदि किसी वस्तु पर आवेश 5 कूलम है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कीजिए, तब कैसे याद करेंगे। फार्मूला होता है Q बराबर M, Q बराबर M।
ये फार्मूला से याद करेंगे क्योंकि हमें कूलाम दिया गया है, आवेश दिया गया 5 कूलाम दिया गया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अज्ञात ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करेंगे। तो Q बराबर हमें दिया गया है 5 कूलाम, हमें क्या ज्ञात करना है, E बराबर में ज्ञात करना है। E बराबर हमें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। देखते हैं Q बराबर ME, Q की वैल्यू क्या है 5/m, इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। तो m इक्वल टू हो जाएगा 5/1 - 6 × 10⁻⁻90। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 5 × 10⁻90। यानी प्लस माइनस में ऊपर जाकर किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 × 10⁻19 अपॉन 1.6। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 50। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10⁻19 बटे 16 हो जाएगी, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया 10 में हट गया। 16 × 16 पॉइंट लगाए, 16 पॉइंट लगाए, 2 को 50। तो 16 × 16 4 यानी 1.3 10⁻19। यह वैल्यू क्या आई, इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या आई 1.3 × 10⁻⁻19। ये क्या इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। अब पूछ ले दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, यदि किसी वस्तु में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी वस्तु में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि उसका प्रतिरोध 3 एम्पीयर हो, सॉरी यदि उसका प्रतिरोध 3 कूलम, प्रतिरोध दिया गया हो R बराबर 3 कूलम, 3 ओम, प्रतिरोध 3 ओम दिया जाए और धारा 4 ओम दिया जाए, 4 एम्पीयर दे दिया जाए। प्रतिरोध 3 ओम दिया जाए, धारा 4 एम्पीयर दे दिया जाए, तो हमें कूलम यानी प्रतिरोध ज्ञात करना हो तब क्या करते हैं, सॉरी विभवांतर ज्ञात करना हो तब क्या, विभवांतर हमें B की वैल्यू ज्ञात करनी हो तब क्या करेंगे। तो B बराबर फार्मूला होता है V बराबर I R, V बराबर फार्मूला होता है I R। V की वैल्यू हमें नहीं पता है, I की वैल्यू हमें 3 पता है, सॉरी 4 पता है, 4 रख देंगे और R की वैल्यू हमें 3 दी गई है, 4 क्या है 12 वोल्ट। यही जब हमें प्रतिरोध दिया गया हो और धारा दी गई हो, विभवांतर को ज्ञात करने के लिए बोले तो B बराबर फार्मूला लगा दो I का। तो I की वैल्यू हमें दी गई है 4 रखते मल्टीप्लाई R की वैल्यू दी गई है 3 दी गई है, मल्टीप्लाई में 2 है 2 वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। इसी तरह हम धारा भी ज्ञात कर सकते हैं, विभवांतर वैल्यू को धारा किसी फार्मूले से हम धारा वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें धारा न दिया गया, विभवांतर और प्रतिरोध दिया गया, धारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें धारा और विभवांतर दिया जाए प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं इसी फार्मूले से। तो आते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे लगता है क्वेश्चन। तो श्रेणी क्रम संयोजन जिससे हमें प्रतिरोध दिया जाए, तीन ओम 2 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो फार्मूला लगाएंगे क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी फार्मूला सॉल्व कर लेंगे तो R बराबर क्या होगा 3 प्लस 2 प्लस 5 हो जाएगा क्रम। ये क्या है श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। इस फार्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन दो दिया गया है, इसे सॉल्व करना है। कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, बोल रहे कुछ कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हम क्या ज्ञात करेंगे, फार्मूला क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 की वैल्यू 2 है प्लस R2
R2 की वैल्यू 2 है प्लस R3 की वैल्यू भी 2 है, तो हो जाएगा 1 पान R बराबर नीचे वाला सेम है तो नीचे लिख लिया जाएगा 1 प्लस 1 लिख लिया जाएगा 3/2। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, यानी नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, यानी इसे भी लिखा जाता है। ये नंबर क्या होगी ठीक है। समाप्त का सॉल्यूशन हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे।